नमस्कार जी। मैं मोहित चौधरी, तो महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ अनंतपुर ग्राम से। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुंद, नमस्कार। जो यहाँ पे पंचकर्मा और नेचुरोपैथी देखते हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे कि आज के टाइम में जो डिसीज़ हैं, जो बीमारियाँ हैं, जो हम देख रहे हैं लोगों के अंदर, तो उनका मेन कारण क्या है, बेस क्या है उनका? बीमारियों का आज के टाइम में जो मेन कारण है वो हमारी दिनचर्या है और खाना पीना है। जी। आजकल सभी लोग खा रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि किस चीज़ के साथ में क्या लेना है, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। और मेन यही है कि अपना खाना पीना सुधारा जाए जिससे हम बीमारियों से बचें। तो जैसे आपने बोला कि टाइम का पता नहीं है, अभी आम आदमी जैसे जनता देखेगी तो उनको पता चलना चाहिए कि टाइम क्या है। तो खाने का टाइम है क्या एक्चुअली? खाने का जो बिल्कुल सही टाइम है वो ऐसा रखना चाहिए कि सुबह में आप हेल्दी फूड लो, उसमें आप हैवी भी ले सकते हो थोड़ा। दोपहर में भी आप नॉर्मल ले सकते हो। पर जो शाम का आपका भोजन होना चाहिए वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, लाइट, जो पचने में इजीली, मतलब शरीर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लीवर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उसका कारण ये रहता है कि लीवर को अपने आप में रिकवर करने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हमें बताया गया है पाक होते हैं। तो जो भोजन के पचने का टाइम होता है वो एक टाइम होता है 6 घंटे 7 घंटे, तो हमें वो शरीर को देना चाहिए। तो जैसे अभी हम टाइम की बात कर रहे थे, एक्चुअल अगर हम टाइम की बात करें तो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो उसका टाइम क्या होता है? उसका टाइम हमें 8 बजे 9 बजे, लास्ट 9:30 या 10 बजे से पहले पहले हमें कर लेना चाहिए ब्रेकफास्ट में। भोजन मतलब जिसमें नाश्ता हम कितना भी हैवी कर सकते हैं। नाश्ता आप हैवी कर सकते हो, फ्रूट्स हो तो वो बेटर है। फ्रूट्स ले सकते हो। फ्रूट्स में भी सभी फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। कुछ अच्छा। फ्रूट्स हैं जैसे केला है। केला हम्म। आपको 10 बजे से पहले अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो कफ वर्धक होता है। और जो सुबह 6 से 10 बजे का टाइम रहता है वो कफ का बढ़ा हुआ, मतलब कफ की बढ़ोतरी का टाइम होता है। तो उस टाइम में कफ जो वर्धक आहार है वो अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। और इवनिंग का जो फूड की अगर हम बात करें, इवनिंग में हमें किस टाइम तक खा लेना चाहिए? इवनिंग में देखो, पहले तो जो माना जाता था कि सूर्य के अस्त होने से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए था। पर अभी सभी की जो व्यस्तता है वो बढ़ गई है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 7 बजे से पहले पहले अपना भोजन कर लेना चाहिए, जो बहुत हल्का होना चाहिए, जिसमें आप सूप ले सकते हो, दाल ले सकते हो, हल्की मूंग दाल ले सकते हो, ताकि वो 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर के अंदर अंदर पच जाए पच और जाए। आप अच्छे से सो पाओ और लीवर भी अपने आप को रिलैक्स थोड़ा करे। अच्छा, अगर खाना हमारा 9 साढ़े 9 बजे तक पच जाता है तो उसके बाद बॉडी में कुछ और चेंजेस होते हैं? उसके बाद तो आपका रिकवरी टाइम चलता है पूरी बॉडी का, जिसमें आपका लीवर भी आ गया है, किडनी भी आ गया है, हार्ट भी आ गया है, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर हम बात करें रोकथाम की, तो इन डिसीज़ के लिए जो रोकथाम है वो यही रहेगी सब कुछ? हाँ देखो, सबसे पहले तो खाना ही है। सबसे पहले खाना सुधारना पड़ेगा। खाने में ये नहीं है कि आप बाहर का खा रहे हो तो ही वो गलत है। आप अपने घर में जो रसोई में आप खा रहे हो वो भी आपको नहीं पता कि ये मैं गलत खा रहा हूँ या सही खा रहा हूँ। जैसे अब दही है, दही का यूज़ अधिकतर लोगों को नहीं पता कि दही का यूज़ कैसे होना चाहिए। अब जैसे शास्त्रों में वर्णित है, दही सिर्फ 6 महीनों में खा सकते हो, बाकी जो 6 महीने हैं उसमें वो नहीं लेनी चाहिए। तो किन 6 महीने में खा सकते हैं हम देखो? अब जैसे आपका बसंत ऋतु है, उसमें क्योंकि देखो दही क्या होता है, दही गर्म होता है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि दही ठंडी होती है, इसी वजह से उसे आप ग्रीष्म ऋतु में खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं। पर वो ग्रीष्म ऋतु में खानी नहीं चाहिए, अच्छा। गर्म होने की वजह से। अब गर्मी पहले ही है और दही गर्म है, तो वो विरुद्ध आहार हो गया, प्रकृति विरुद्ध हो गया। जी। तो ऐसे ही कुछ महीने हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पंचकर्मा होता है, जी। तो पंचकर्मा में जैसे अभी हमारा खान पीन बिगड़ा हुआ है, हम्म। डिसीज भी आ गई बॉडी के अंदर, मोटापा आ गया है, एसिडिटी बन रही है, माइग्रेन हो रहा है, लीवर की दिक्कत है, हार्ट की हम्म। दिक्कत है, किसी को किडनी की दिक्कत है, कैंसर के भी पेशेंट आते हैं यहाँ पे। जी। तो पंचकर्मा कैसे क्योर करता है? पंचकर्मा में क्या है प्रोसेस जिससे ये चीज़ें क्योर होने लगती है, और क्यों होती है पंचकर्मा से क्योर? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि पंचकर्मा जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि 5 चीज़ें, ये 5 कर्म हैं जो आपको अ, शरीर का शोधन करते हैं। चिकित्सा दो प्रकार की होती है, एक शमन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा।
जी। शमन चिकित्सा में हम जो औषधियों का यूज़ कर रहे हैं, दवाइयों का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो दोष बढ़े हुए होते हैं उनका शरीर के अंदर ही शमन हो जाना, मतलब वो अगर शमन करने लायक है तो वो वहीं पे कंट्रोल हो जाएंगे। अगर वो शमन करने लायक नहीं है और ज़्यादा उनका समय भी ज़्यादा हो गया है और जीर्णता बढ़ गई है, तो उसमें शोधन करना उचित होता है, जिसमें पंचकर्मा आता है। अच्छा। पंचकर्मा में 5 चीज़ें होती हैं मेन: वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोषण, बस्ती। तो ये 5 चीज़ों में, अब इनमें भी बस्ती जो है अर्ध चिकित्सा मानी गई है, क्योंकि अधिकतर जो विकार हैं वो वायु की वजह से होते हैं, क्योंकि बिना वायु के पित्त और कफ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अब इसमें देखो, जैसे वायु है वो ही मेन आधार है सभी बीमारियों का। वायु के साथ में ही पित्त चलता है और कफ चलता है। अब उसी के अकॉर्डिंग जिस स्थान पे वायु जाएगा वहाँ पे पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो उसके साथ में पित्त चलेगा, कफ बढ़ा है तो कफ चलेगा। तो विकार यहीं से उत्पन्न होता है। अब अगर ये हमारा एक स्थिति से बहुत ज़्यादा जो सम अवस्था होती है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इसमें शोधन चिकित्सा अपनानी चाहिए जो पंचकर्मा करता है। अब शोधन चिकित्सा में ये सब चीज़ें बाहर निकालना शरीर से, जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालोगे वो उस अपनी जो प्राकृत अवस्था है उसमें नहीं आ पाएगा। इसी के लिए हम पंचकर्मा कराते हैं। पंचकर्मा का यही फायदा होता है। मतलब जो आप बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि वायु जो है एक ट्रेवलर का काम करती है हाँ, वायु ट्रेवलर पूरी का काम बॉडी में। करती है। जो आप गति कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, वो वायु की वजह से कर रहे हो। अगर वो बढ़ जाएगी, कफ और पित्त को भी ट्रेवल करने के लिए वायु की वायु जरूरत की है। नीड होती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अनंतपुर में पंचकर्मा होता है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे पंचकर्मा में क्या क्या कराते हैं? देखिए, हम यहाँ पे सभी चीज़ें कराते हैं। पंचकर्मा में 5 चीज़, जो 5 कर्म हैं वो तो कराते ही कराते हैं। उसके साथ में जो और भी बहुत सारे कर्म हैं, जब लीवर की दिक्कतों में, लीवर के विकारों में लीवर बस्ती कराते हैं, लीवर लेप करवाया जाता है। बस्ती तो लगाती ही है, जिसमें सीएलडी बस्ती, मतलब वही द्रव्य आएंगे जो लीवर को फायदा करेंगे। जी। और शिरोधारा हो गई, आपकी नसें है, सभी जो कर्म है। इसके साथ साथ में जो नेचुरोपैथ के कर्म है, स्पाइन स्प्रे, स्पाइन कोल्ड कंप्रेस, हिप बाथ, जितने भी नेचुरोपैथ के हैं वो भी हम कराते हैं इसके साथ में। अच्छा, अगर पेशेंट आपके पास आता है तो जी। किस टाइम से किस टाइम तक होती है पंचकर्मा? ये पेशेंट का दिनचर्या एक फॉलो करना होता है पेशेंट को, जो हम फर्स्ट डे आते ही पेशेंट को दे देते हैं। आपका जो टाइम है वो 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 5:30-6 बजे से, जिसमें आपका एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका जलनेति, आई वॉश, योगा, हवन, पंचकर्मा और नेचुरोपैथी की थेरेपीज जो 2 स्लॉट्स में होती है, सुबह का स्लॉट्स और शाम का स्लॉट। तो ये प्रोसेस करता है। फिर शाम में फिर योगा होता है, तो एक पेशेंट भी थोड़ा फ्री फील करते हैं और ज़्यादा बोर भी नहीं होते। इस तरीके से एक ये मेंटेन किया जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो दिनचर्या है वो आयुर्वेद के प्रॉपर आयुर्वेद के तरीके से बनी हुई प्रॉपर है। आयुर्वेद के तरीके से बनी हुई है। खाना आपका आयुर्वेद की तरफ से ही बनता है, उसी बिल्कुल। तरीके से सर्व होता है। हाँ जी। और वो जो टाइम के हिसाब से आप बता रहे हो उसी टाइम के हिसाब से खिलाए जाते हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से टाइम दिया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती हैं। उसी के अनुसार आपका योगा चलता है, थेरेपी चलती है। जी। तो जैसे आपने बताया नेचुरोपैथी की भी यहाँ पे थेरेपी होती है, हाँ जी। तो जैसे नेचुरोपैथी में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वगैरह वो भी ये होता सब, है? हाँ जी, सब होता है। एक्यूप्रेशर भी होता है, एक्यूपंक्चर भी होता है। हाँ जी, सभी चीज़ें होती हैं नेचुरोपैथ में जितनी भी आती हैं। ठीक है। तो अभी आप मतलब यार